पॉइंट है। अच्छा सोचें अच्छा होगा, बुरा सोचें बुरा होगा। आप वही है जैसा आप दिन भर सोचते हैं। तो सारा खेल केवल और केवल अपने विचारों पर है। हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है और दृष्टि भी वैसी बनती है। तो विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें और सकारात्मक विचार हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन एक नए प्रकाश से हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। दिग्विजय सर हैं अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, मैं हूँ, उपस्थित हूँ। आधा मिनट के लिए आप इस पॉइंट के ऊपर बोले और फिर ओके सर। सभी को नमस्कार। उमेश सर ने जो बात बोली बिल्कुल सही है और ये तो मैंने बहुत नजदीक से महसूस भी किया है, क्योंकि जब आदमी नेगेटिव थॉट्स लेकर के आता है तो वो हर पल उसके जो विचार है वो उथल फुथल आते हैं उसकी लाइफ में। और जब वो पॉजिटिव सोचता है, किसी बात के लिए अफर्मेशन की ओर बढ़ता है, तो उसकी जो खुद की बुराइयां हो, चाहे उसके सामने कोई हर्डल्स हो, वो दूर हो जाती है। ये मैंने नजदीक से देखा और वैसा ही मन सोचने लग जाता है। तो कहते हैं ना, एक वैसे कहावत है कि एक फिल्मी डायलॉग है, हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वैसी ही चीज है कि जब अपन अच्छा सोचने लगते हैं तो सारी एनर्जी जो है, सारी शक्तियां आपके सहयोग करने लग जाती है। तो वैसा ही है कि अगर आपने अच्छा सोचा है तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, बुरा सोचेंगे तो नेगेटिव विचार आएंगे। तो आप स्टॉप, आपकी जो माइंड है वो आपके जो नेगेटिव चीजों को ग्रहण करना चालू कर देता है। और जब नकारात्मकता को ग्रहण करेगा तो आप हर पल उसी में जीते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इसलिए ये बात सही है कि अच्छा सोचें और ये मान के चलें कि अब जैसे बात आती है कि आरजेएस बनने के लिए है, कोई व्यक्ति आरजेएस बनना चाहता है, जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहता है और उसने जिया ही नहीं उसको, ये मान के चलें कि आप बन गए। अब बन करके यदि आप उसको जिएंगे, पॉजिटिव रूप में जिएंगे, तो आप कार्य भी करेंगे। और नहीं तो आप क्या है, आधे मन से, अनमने मन से काम करेंगे। तो वही बात है यहाँ पर कि अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो ही अपने गोल के नजदीक पहुंचेंगे। ओवर टू उमेश सर। थैंक यू दिग्विजय सर। अब हम आगे चलते हैं और आज हमारे इस स्टडी ग्रुप में हमने सीआरपीसी का, जैसा कि राजकुमार सर ने हमको 250 तक ट्रायल और सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर और बिना पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई थी। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं आज हमारे परम आदरणीय श्री वर्मा सर को आमंत्रित करता हूं कि वो हमें इस यात्रा में आगे की तरफ लेके चले और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ साथ लीगल एस्पेक्ट भी हमें बताएं। तो 251 से हम आज सीआरपीसी 251 से लेके आगे चलेंगे। इसके लिए मैं वर्मा सर को आमंत्रित करता हूँ। वर्मा सर प्लीज। उमेश सर, प्रिविलेज सर। हमारे एक नए साथी गंगानगर से आज हमारे साथ जुड़े हैं, आर के राम कुमार जी हैं, एडवोकेट हैं और वहाँ गेस्ट फैकल्टीज भी है कुछ विश्वविद्यालयों में शायद, लेकिन उनका ऑडियो नहीं जुड़ पाया है यार। चलो उनको बाद में बुलाएंगे, वो आ गए हैं वैसे स्क्रीन पे। तो जी सर, बुला सकते हैं। राम कुमार जी, आप आवाज सुन रहे हैं? एक सेकंड, शायद उन्हीं का फोन। हाँ राम कुमार जी, आपको शुरू में ऑडियो पूछा होगा उसने, तो उसमें आपको यस करना था, उसमें क्लिक करना था। शुरू में ऑडियो पूछा होगा, दोबारा आप एक बार छोड़ के दोबारा एंटर होइए और वो पूछेगा ऑडियो शुरू में। चलिए, उनके यहाँ ऑडियो की प्रॉब्लम है, सेकंड राउंड में उनको बुलाते हैं। ओवर टू श्री आर के वर्मा सर। वर्मा सर, have you shared some notes or anything else? No sir, I could not today. Okay. Thank you friends. Good morning to all of you. Umesh sir and Digvijay sir very nicely has explained about
that how our mind works, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, ठीक है. And very nicely it is written by Dr. Joseph Murphy that says about the think good follows, think evil follows, and you are what you think all the day long. तो कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर हम हमारा मस्तिष्क भी उसी तरह काम करता है. Sometimes what happens, we give the input in the good way, then we get the good result. Means positive in positive out, negative in negative out. तो accordingly our mind works. अगर हम अपने मस्तिष्क में अच्छी चीज डालेंगे तो हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा, गलत चीज डालेंगे तो गलत आउटपुट मिलेगा. So very nicely, it is a very nice quote, and it is applicable to all of us in our everyday life. So now we are coming to on the topic. In the last week we have discussed that was about the chapter number 19. Chapter number 20. तो साथियों इसमें हमने शुरू में देखा कि now these are the effective proceeding before the court. Now initially we have seen that in section 154, 155, 156, when the case is registered before any police station, FIR is registered, then investigation is carried out, and then charge sheet under section 173 of CRPC that is filed before the court. Court takes the cognizance of the offense which are mentioned in the charge sheet, and subsequently the next stage comes, that is about the charge. So charge we have discussed in the previous last week, that is dealing section 2112 to section 224. After charge, then begins the trial. Or in other words, we can say when the proceeding of the charge is completed, then the trial begins. यानी कि किसी भी अभियुक्त को आरोप सुनाए जाने के बाद में जो इसका अन्वेषण होता है उसकी प्रक्रिया शुरू होती है. That is a trial we can say. तो ट्रायल की प्रक्रिया उसमें शुरू होती है. तो that is chapter 18. That was the trial before the court of session. So that last week we have discussed about this one, that deals from section 225 to section 237. After session trial, then it comes the trial of the warrant cases by the magistrate. And that we have discussed from section 238 to 250, trial by the magistrate in the warrant cases. Now importantly, whether the warrant cases are triable only by the magistrates? No, it is not so. Because in the definition part we have seen that trial cases means the cases which are punishable for more than 2 years. The sentence of imprisonment can be awarded, that is the cases more than 2 years. यानी कि 2 साल से ऊपर के जितने भी मामले हैं उनको we can define as the warrant cases. और 2 साल से कम की सजा वाले जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि these cases are the summon cases. तो कहने का मतलब यह है कि ट्रायल बिफोर द सेशन कोर्ट होते हैं वो केसेस भी वारंट केसेस ही होते हैं. But there is a little bit difference in the proceeding of the trial. So that's why it is mentioned here that trial before the session court, and in chapter 19 it says trial of the warrant cases by the magistrate. तो chapter 19 में last week में हमने देखा, see friends, this chapter number 19, it is divided into 3 parts. A part that deals about the cases instituted on a police report. Now previously, as I discussed, when the investigation is carried out by the police, then charge sheet is filed before the court under section 173. And when charges are pronounced, then begins the trial. तो ए पार्ट इसमें ये कह रहा है कि केसेज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट की गई है उसके आधार पे जो ट्रायल होते हैं वो केसेज का ट्रायल का प्रोसीजर दैट इज गिवन फ्रॉम सेक्शन 238 to 243. नाउ सेकंड पार्ट सेज दैट इज बी, द केसेज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट.
Now we have seen in the previous chapter, that is chapter number 15, I think. Sorry, chapter number 12. उसमें हमने देखा कि जो cognizable offences हैं and non-cognizable offences हैं, investigation is carried out by the police and charge sheet is filed. Now, apart from that, there are some cases which are directly instituted before the court. यानी कि जो परिवाद के मामले होते हैं उनका ट्रायल कैसे होता है, जो जिसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तो वो कवर होते हैं सेक्शन 244 टू सेक्शन 247. तो हियर द ट्रायल इज लिटिल बिट डिफरेंट. और उसके बाद में ये दोनों पार्ट हैं, उसके बाद में सी पार्ट आता है, कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल. तो व्हेन द एविडेंस इज कंप्लीटेड, वेदर इट इज द प्रोसिक्यूशन एविडेंस और इट इज द डिफेंस एविडेंस, उसके बाद में जो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होता है वो कॉमन हो जाता है या दोनों टाइप के केसेस के लिए. सो दैट इज गिवन इन द पार्ट सी, कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, एंड दैट डील्स फ्रॉम सेक्शन 248 टू सेक्शन 250. अब साथियों, इसमें प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि चैप्टर 19, दैट इज द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय द मजिस्ट्रेट. तो इट वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, but I want to add on in this one that what are the practical aspects of this one. अब इसके practical aspect देखने के लिए again we have to go back to section 244. में ये जो कह रहा है, the case is instituted otherwise than on the police report. That is from section 244 to section 247. अब इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि what are the cases which are instituted otherwise than on a police report. So see friends, it is not given in any book, but the practical aspects I want to discuss with you. That is how. Number one, कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट न्यायालय के सामने परिवाद के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं. कंप्लेंट इज फाइल्ड डायरेक्टली बिफोर द मजिस्ट्रेट, एंड मजिस्ट्रेट, इफ ही थिंक्स एप्रोप्रिएट, then he will examine the complainant under section 200 CRPC that already we have discussed. Apart from that, if the magistrate thinks that some additional evidence is also to be brought before the court, then additional evidence, statement of the additional evidence can also be collected. That is under section 202. After that, being satisfied by the statement of the complainant as well as of the witnesses, court takes the cognizance of the offense directly without sending the complaint to the magistrate. Without sending it to the police. तो यानी कि डायरेक्ट कुछ मामलों में न्यायालय प्रसंज्ञान लेता है, ठीक है. उसके बाद में प्रोसीडिंग स्टार्ट्स, कॉग्निजेंस इज टेकन, देन इश्यू ऑफ प्रोसेस. एक्यूज को तलब करने के लिए 204 की कार्रवाई होती है. एक्यूज न्यायालय के सामने उपस्थित हो जाता है, उसको आरोप सुनाया जाता है, और आरोप सुनाने के बाद में देन द ट्रायल बिगिंस. दैट इज द सिचुएशन 1. Situation 2. Sometimes the offences which are governed by the special acts. For example, drug inspector is there. Drug inspector is empowered to carry out the inspection of any dealer, distributor, or we can say even the manufacturer. ड्रग इंस्पेक्टर ने जाकर के कहीं पर सैंपल लिया, सैंपल को लेकर के और उसने उसको जांच के लिए भेजा. जांच के बाद में इट वाज फाउंड दैट द सैंपल वाज एडल्टरेटेड, यानी कि उसमें मिलावट की गई है. ठीक है. तो वो क्या करेगा कि एक वो कंप्लेंट तैयार करेगा, एक परिवाद तैयार करेगा, एंड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी संबंधित दस्तावेज हैं उसको वो कंप्लेंट के साथ में अटैच करेगा, इंक्लूडिंग द रिपोर्ट ही हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी, टेस्टिंग लेबोरेटरी, लिस्ट ऑफ द विटनेसेस, द स्पॉट मेमो
जहां पर उसने ये दवा जांच के लिए जब्त की थी, वो सारा एक परिवाद के रूप में वो न्यायालय के सामने पेश करेगा। देयर में भी अदर केसेज आल्सो। इंसेक्टिसाइड एक्ट है, जो कीटनाशी दवाएं बनाते हैं, उनके भी सैंपल लिए जाते हैं। इवन द फूड इंस्पेक्टर किसी भी रेस्टोरेंट और होटल में जाएगा और वहां जाकर के वो सैंपल लेगा, मावा का सैंपल ले लिया या पनीर का सैंपल ले लिया, ठीक है। तो दीज आर द ऑफेंसेज विच आर गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट। और वहां पर जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर को पावर दी हुई है, इवन इन द गजट नोटिफिकेशन आल्सो इश्यूड समटाइम्स। तो वो गजट नोटिफिकेशन एम्पावर करता है उसको, और वो पर्टिकुलर एक्ट है वो भी एम्पावर करता है दैट ही कैन कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ एनी यूनिट। और उसके बाद में अगर कहीं पर भी कोई माल फंक्शनिंग है या कोई नकली दवा है, नकली फूड स्टफ है, इवन इन द केसेज ऑफ द प्रोविडेंट फंड आल्सो, प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई, कई लोग क्या करते हैं, सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स आर देयर, तो वो अपने कर्मचारियों को रखते हैं। तो कानून ये कहता है कि 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी किसी संस्थान में काम करते हैं, तो ये संस्थान की जिम्मेदारी है कि दे मस्ट बी प्रोवाइडेड द प्रिविलेज ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड इवन द ईएसआई आल्सो। अब उसमें कंडीशन ये होती है कि कई बार क्या होता है कि उसमें जो प्रेजेंट रूल्स हैं उनके हिसाब से जो एक्ट के प्रोविजन है कि 12% ऑफ अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। कर्मचारी की सैलरी से 12% राशि काटी जाती है। बट सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट दैट अनदर 12% विल बी इंक्लूडेड बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि संस्थान का जो मालिक है 12% राशि अपने पास से मिलाएगा, वो होगी उसकी सैलरी के अलावा। अब वो 24% राशि है वो प्रोविडेंट फंड ऑफिस में भेजेगा, और उसके बाद में कुछ अमाउंट है उसका पीएफ में जमा हो जाएगा, कुछ अमाउंट है पेंशन में जमा हो जाएगा। वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। और नहीं तो फॉर नॉलेज से आई वांट टू शेयर विद यू, 12% राशि जो उसकी सैलरी में से काटी जाती है वो पूरी की पूरी राशि उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाती है, किसके? कर्मचारी के। अनदर 12% जो एम्प्लॉयर मिलाता है, उसका मालिक मिलाता है, उसमें से 8.33% वो अमाउंट जाता है उसके पेंशन फंड में, और रिमेनिंग 3.67% जो एम्प्लॉयर मिलाता है दैट अगेन गोज इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। तो यानी कि 24% जो टोटल है उसमें से 15.67% तो पीएफ फंड में जाता है और 8.33% उसके पेंशन फंड में जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो एरिया इंस्पेक्टर होते हैं इसके एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो इंस्पेक्शन करते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, और वहां जाके देखते हैं कई बार क्या होता है कि कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन उनको पीएफ का प्रिविलेज नहीं मिल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट गॉट रजिस्टर्ड, उनको उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, जबकि 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। वो रिकॉर्ड में माल फंक्शनिंग करते हैं कि ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन पीएफ कम लोगों का दिखा रखा है, क्योंकि 12% उनको भी देना पड़ता है। तो दीज ऑल आर द कंडीशंस आर देयर। तो कहने का मतलब देयर आर सर्टेन स्पेशल एक्ट्स आर देयर, उसमें जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको पावर होती है कि वो ऐसे मामलों के अंदर कंप्लेंट तैयार करके और वो कोर्ट के सामने पेश करते हैं। दिस इज द सिचुएशन नंबर 2 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, केसेज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट। तो डायरेक्ट परिवाद हो गया, परिवाद जो इंस्पेक्टर पेश करते हैं वो हो गया। नाउ थर्ड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, केस इज रजिस्टर्ड बिफोर द पुलिस, इवन एफआईआर इज आल्सो लॉज्ड। एफआईआर लॉज हो सकती है डायरेक्ट बाय द कंप्लेनेंट और द विक्टिम वी कैन से, और आइदर थ्रू द कोर्ट। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस ने निगेटिव रिपोर्ट फाइल की उसमें। अब साथियों एक बार मैं और बता दूं कि वेरी ऑफन इट इज सीन, कई लोगों को ये पता नहीं होता कि चार्जशीट और एफआईआर में क्या डिफरेंस होता है। हमारे साथी उमेश सर ने बीच में बताया भी था, दिस इज ओनली द वन फॉर्म व्हेन द पुलिस इज कैरिंग आउट एनी इन्वेस्टिगेशन
तो एक फाइनल रिपोर्ट का फॉर्म होता है जिसको कहते हैं अंतिम परिणाम। वो अंतिम परिणाम है, उसके अंदर जो भी कॉलम्स हैं उनको पुलिस के द्वारा भरे जाते हैं वो, और भरने के बाद में व्हाट एवर दिस इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कैरिड आउट, उसका पूरा डिटेल उसमें दिया जाता है। नाउ दिस FR मींस फाइनल रिपोर्ट। FR का मतलब ये नहीं होता है कि उसने मुकदमा बंद कर दिया। FR का मतलब होता है इट स्टैंड्स फॉर द फाइनल रिपोर्ट। अब फाइनल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि दैट फाइनल रिपोर्ट मे बी इन द पॉजिटिव सेंस, इट मे बी इन द नेगेटिव सेंस। अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता लगता है कि मामला बनता है तो वो भी उसी में मेंशन किया जाएगा, और अगर कोई मामला नहीं बनता है तो वो भी उसी में मेंशन किया जाएगा। तो कई साथी कंफ्यूज होते हैं कि पुलिस ने FR लगा दी। भाई नो, FR तो एक वर्ड है कि हम इसको यूज करते हैं, उसका मतलब है फाइनल रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब दैट रिपोर्ट में बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस द ऑफेंस इज फाउंड दैट इट इज मेड आउट। अगर मामला नहीं बनना पाया गया तो उसी फॉर्म के अंदर कंटेंट्स लिखे जाएंगे और वी कैन से इट इज द नेगेटिव रिपोर्ट बाय द पुलिस। एनीवे, पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत की कोर्ट के सामने कि नो केस इज मेड आउट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। उसको पेश करने के बाद में अगर जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है, इफ इज एग्रीव्ड, देन ही विल फाइल द प्रोटेस्ट पिटीशन कि ये जो जांच की गई है ठीक प्रकार से नहीं की गई है और मेरे को इसमें आपत्ति है। देन इन द प्रोटेस्ट पिटीशन ही विल मेंशन द ग्राउंड्स that which all the areas are there which are not covered in the investigation, or he will mention why the investigation has not been carried out properly. उसके बाद में protest report के आधार पर if the court requires or the complainant is interested, तो complainant न्यायालय के सामने अपने बयान भी करवाएगा। Again, the proceeding of section 202 and 204 section 200 and 202 starts. तो प्रोटेस्ट के बयान कराने के बाद में फिर कोर्ट है, कोर्ट को ये लगेगा कि देयर इज सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, तो कोर्ट उसमें डायरेक्ट प्रसंज्ञान लेगा। अब नाउ इसमें समझने वाली बात यह है, the negative report filed by the police, that also will be treated as the complaint only. उसको सेक्शन 173 में प्रस्तुत किया गया चालान नहीं माना जाएगा। अगर पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसके बाद में प्रोटेस्ट के आधार पर अगर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है, तो ट्रायल ऑफ दैट वन विल बी एज पर द Part B, that is the cases instituted otherwise than on the police report. तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये तीन चीजें हैं जो होती हैं। कई बार ये पता नहीं लगता है कि भाई वो कौन से केसेज होते हैं जो सीधे पुलिस रिपोर्ट के अलावा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो एक तो हो गई इसमें कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल्ड बिफोर द पुलिस, बिफोर द मजिस्ट्रेट। सेकंड हो गई इसमें द कंप्लेंट और परिवाद विच इज फाइल्ड बाय द इंस्पेक्टर, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये होते हैं उनके। और तीसरा कंडीशन, अगर पुलिस ने अगर निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो निगेटिव रिपोर्ट के ऊपर अगर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है तो दैट आल्सो विल बी ट्रीटेड एज द कंप्लेंट ओनली, क्योंकि पुलिस ने तो अपनी फाइंडिंग दे दी, दैट इज इन द निगेटिव फॉर्म, सो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द पुलिस रिपोर्ट। उसके आधार पे कोर्ट अगर प्रसंज्ञान लेती है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द कंप्लेंट ओनली। अब इसके ट्रायल की बात है, वेरी इंपॉर्टेंटली मैं रिवाइज करना चाहूंगा सेक्शन 244 टू 247, दैट इज हाउ। अब ये जो तीनों टाइप के केसेस बताए उनका ट्रायल थोड़ा डिफरेंट है, तो वो हमें देखना है। तो ए पार्ट में तो हमने देखा कि केसेज इंस्टीट्यूटेड बाय ऑन द पुलिस रिपोर्ट, दूसरा वाला केसेज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट। ये तीन तरह की कंडीशन मैंने बताई। अब इसमें समझने वाली चीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, या दूसरे इसमें मैं बता दूं इसका जिस्ट क्या है मैं आपको। देखिए, जो केसेज हैं विच आर इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट, थ्री टाइप ऑफ केसेज विच आई मेंशन्ड बिफोर यू, इन तीनों केसेस के अंदर प्री चार्ज एविडेंस होना बहुत जरूरी है।
because these three types of offenses are not investigated by the any police agency. उनका अनुसंधान पूरे तरीके से नहीं हुआ. तो in other words we can say कि this is a kind of opportunity given to the accused कि before framing the charge against him he is given an opportunity to prove himself innocent. क्योंकि न्यायालय के अंदर जब भी परिवाद पेश किया जाता है और उसके बाद में कोर्ट ने एक तरफा प्रसंज्ञान ले लिया इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, उसके बाद में प्रोसेस भी इशू कर दिया एंड द एक्यूज्ड व्हेन ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट, तो उसको सीधे आरोप नहीं सुनाए जाएंगे, उसके पहले उसका प्री चार्ज एविडेंस करवाया जाएगा. दैट इज हाउ. नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन 244. Evidence for the prosecution. Clause 1 says, when any warrant case instituted otherwise than on a police report, the accused appears or is brought before magistrate, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. यानी कि when the issue of process is completed under section 204 of CRPC, accused is appearing before the court, he is granted bail. ठीक है. अब उसके बाद में क्या है कि next proceeding starts, that the prosecution they will start their evidences, that will be called as the pre-charge evidence. यानी कि मैं हिंदी में बता देता हूं, जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियोजन के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए. अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है. अब यहाँ प्रोसिक्यूशन में भी दो चीजें हैं. अगर प्रसंज्ञान के समय कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया कि इस प्रकरण की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा की जाएगी, ठीक है, तो जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है या उसका एडवोकेट है, तो वो भी एक अभियोजन ही कहलाता है क्योंकि मुकदमा उनके द्वारा संस्थित किया गया है. तो उसमें जो कंप्लेनेंट या विक्टिम का जो एडवोकेट है वो भी इसमें पैरवी कर सकता है क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई कर रहा है यहाँ पर, अगर स्पेशली दिस हैज नॉट बीन ऑर्डर्ड इन द ऑर्डर ऑफ द कॉग्निजेंस. ठीक है. तो वो एविडेंस उसमें कलेक्ट करेगा, एविडेंस उसकी करवाएगा जितने भी विटनेसेस और कंप्लेनेंट है. नाउ क्लॉज 2 सेज द मजिस्ट्रेट में on the application of the prosecution issue summons to any of its witnesses directing him to attend or to produce any document or other thing. यानी कि मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर, अब अभियोजन कौन है यहाँ, अगर प्रसंज्ञान के समय न्यायालय ने आदेश दे दिया कि इस प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक के द्वारा की जाएगी तो वहां पर वो अभियोजन की कार्रवाई करेंगे, और प्रसंज्ञान के समय न्यायालय ने इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया तो आइदर कंप्लेनेंट और विक्टिम और इज एडवोकेट उनकी तरफ से अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी. अब उसमें दो चीजें हैं. ड्यूरिंग प्री चार्ज एविडेंस, अगर प्रोसिक्यूशन दोनों हो सकते हैं, जैसे हमने चर्चा की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है और वो प्राइवेट एडवोकेट भी हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट. उस कंडीशन के अंदर ही इज एम्पावर्ड, उसको ये पावर दी गई है कि वो किसी पर्टिकुलर एविडेंस के लिए या कोई विटनेस है उसको हाजिर होने के लिए, और या कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो दस्तावेज तलब करने के लिए वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल करेगा और कोर्ट उसके ऊपर विचार करके जो रिक्वायर्ड विटनेस है उसको तलब करेगा, और जिस व्यक्ति के कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है उसे वो डॉक्यूमेंट भी तलब किए जाएंगे. दैट इज द कंडीशन की बनी है. अब आप देखेंगे इसमें कि ऐसे कौन से प्रोविजन है कि जिसमें गवाह को भी बुलाया जाए और डॉक्यूमेंट भी तलब किए जाएं. तो देखो साथियों, इसमें क्या है कि ये सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है. कई लोगों को लगता होगा कि भाई ये सीक्वेंस में क्यों नहीं है, तो सीक्वेंस में नहीं हो सकती है सीआरपीसी. उसका रीजन ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन,
उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं और वो प्रोविजन है अलग अलग जगह के ऊपर, ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। अब नाउ कोई डॉक्यूमेंट तलब करना है किसी व्यक्ति से, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, सेक्शन 91 सीआरपीसी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन 91 सीआरपीसी में जो प्रोसिक्यूशन है, ही विल फाइल द एप्लीकेशन कि so and so document is required for the case or these documents are in the power and possession of the so and so person, तो उस व्यक्ति से ये डॉक्यूमेंट मंगवाए जाएं। सेकेंड सिचुएशन, कॉलिंग ऑफ द एडिशनल एविडेंसेस, यानी कि कोई गवाह है उसको बुलाया जाना जरूरी है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी एप्लीकेशन कैन बी मूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 311। तो 311 के अंदर भी किसी भी गवाह को बुलाने के लिए एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड। कोर्ट को ये समझाना पड़ेगा कि व्हाई दैट पर्सन हु इज टू बी विटनेस बिफोर द कोर्ट, उसकी प्रेजेंस क्यों आवश्यक है। एंड बीइंग सेटिस्फाइड द कोर्ट कैन पास द एप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो उनको दस्तावेज भी तलब कराए जा सकते हैं और उसको जो कोई इंपॉर्टेंट गवाह है उसको भी तलब किया जा सकता है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, there may be any discrepancy in the any report given by any laboratory or forensic expert। अब उस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए कोर्ट उसको बुला सकता है। लेबोरेटरी का कोई साइंटिस्ट है या फोरेंसिक लेबोरेटरी का कोई डायरेक्टर वगैरह है, या द पर्सन हु हैज carried out the टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन इन द लेबोरेटरी। तो कई परिस्थितियां होती है ऐसी कि उनको बुलाया जाना जरूरी होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 245। अब ये देखने वाली बात है, यहाँ चार्ज नहीं लगाया, अभी यहाँ पर चार्ज नहीं लगाया गया है, आपको देखने वाली बात है, ये प्री चार्ज की कंडीशन है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 245। हाँ गणेश, यू टोल्ड सेक्शन 165 दैट इज आल्सो एप्लीकेबल हियर। व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड, यानी कि एक्यूज को डिस्चार्ज कब किया जाएगा। अब साथियों इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसको बरी कर दिया, ऐसा नहीं है। चार्ज सुनाने के पहले अगर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज द डिस्चार्ज, यानी कि उसको उन्मोचित कर दिया, ठीक है। और चार्ज शुरू होने के बाद में व्हेन द एविडेंस इज कंप्लीटेड, दैट इज आइदर ड्यूरिंग द एविडेंस और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। अगर किसी मुलजिम को छोड़ा जाता है तो दैट इज कॉल्ड द एक्विटल। ये बेस्ट डिफरेंस आपको याद रखना जरूरी है कि उसको दोष मुक्त कर दिया। डिस्चार्ज का मतलब होता है उन्मोचित करना और एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्त करना। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये आदमी दोषी है, इसको दंडित किया जाना जरूरी है, तो दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्विक्शन, यानी कि दोष सिद्ध। तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा आपको देखना जरूरी है कि कई जजमेंट आपको पढ़ेंगे तो दैट में कंफ्यूज यू, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 245, व्हेन द एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड, क्लॉज 1 सेज, if upon taking all the evidence referred to in section 244 previous section, the magistrate considers for the reason to be recorded that no case against the accused has been made out, which if unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। धारा 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा मामला सिद्ध नहीं हुआ तो अखंडित रहने पर उसकी दोष सिद्धि के लिए समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा, ठीक है। यानी कि मजिस्ट्रेट को प्री चार्ज एविडेंस करवाने के बाद में ये लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड टू कॉन्विक्ट हिम और टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो उसको वो दोष मुक्त कर देगा, यानी कि उन्मोचित कर देगा, आई मीन टू से उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा उसको। आगे कह रहा है जो अखंडित रहने पर उसकी दोष सिद्धि के लिए समुचित आधार हो तो उसको मजिस्ट्रेट उन्मोचित कर देगा। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कहने का मतलब यह है कि अगर जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं, अवेलेबल मटेरियल है, उसके बारे में अगर उसका ट्रायल चलाया जाएगा, ट्रायल चलाने के बाद में भी अगर कोई एविडेंस आएगी तो वो एविडेंस आने के बाद में भी इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो उस कंडीशन के अंदर जो एक्यूज्ड है, ही विल बी डिस्चार्ज्ड। नाउ क्लॉज 2 says nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if for the reason to be recorded by such magistrate he considers the charge to be groundless। उसको ये लगेगा कि जो सामग्री या मटेरियल अवेलेबल है उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। तो उस कंडीशन के अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो अपना ओपिनियन है, दैट विल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। उसको लिखित में ये कारण बताना पड़ेगा कि व्हाई ही इज डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड एट दिस स्टेज। तो दैट इज गिवन इन क्लॉज 2। नाउ कमिंग टू सेक्शन 246। सेक्शन 246 ये कह रहा है प्रोसीजर वेयर द एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज्ड, यानी कि सेक्शन 244 में प्री चार्ज एविडेंस उसकी हो चुकी, लेकिन अगर कोई सफिशिएंट मटेरियल नहीं है देन द एक्यूज्ड विल बी डिस्चार्ज्ड अंडर सेक्शन 245। बट इक्वली इन सेक्शन 246 if there is sufficient material available on record and the magistrate is not discharging the accused at this stage, then what action will be taken by him? That is given in section 246. Procedure where the accused is not discharged. Clause 1 says, if when such evidence has been taken or at any previous stage of the case, the magistrate is of opinion that there is ground for the presuming that the accused has committed an offense triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. Very important. अगर किसी भी स्टेज पर यानी कि प्री चार्ज एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद में and even during the argument of the charge by both the parties, that is the prosecution as well as the defense, if the magistrate founds that there is sufficient material available on record, in that condition the magistrate will frame the charge against the accused and that will be in writing. Now another important thing I want to share with you, जितने भी वारंट केसेस हैं, वारंट केसेस के अंदर जो चार्ज है वो लिखित में होना जरूरी है, and that we have seen in section 211 framing of the charge। यानी कि जो वारंट केसेस हैं या वारंट ट्रायल के केसेस हैं उसमें चार्ज लिखित में होना आवश्यक है, इट इज द मैंडेटरी। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल फॉर मोर देन 2 years, तो वहां पर चार्ज का लिखित में होना आवश्यक है। तो ये चीज यहां पर कह रहा है कि ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो राइटिंग में उसको आरोप सुनाया जाएगा। तो दैट इज इन सेक्शन 246 क्लॉज 1। नाउ कमिंग टू क्लॉज 2, the charge shall then be read and explained to the accused and he shall ask whether he pleads guilty or has any defense to make. Need not to revise this one, क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग में हम चीज देख चुके हैं ये कि उसको आरोप सुनाया और समझाया जाएगा, वो कहेगा हाँ मैं समझ गया। अब वो आगे क्या चाहता है, he is confessing his offense, उसको आरोप स्वीकार है या वो ट्रायल चाहता है, तो that shall be recorded in the charge. Now clause 3 says, if the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea and may in his discretion convict him thereon। अगर मुलजिम है या accused है, चार्ज प्रोनाउंस करने के टाइम पर he feels guilty, yes I have committed so and so offense and I don't have any defense on that,
और इवन अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डिफेंड माई केस, मुझे मुकदमा नहीं लड़ना है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, तो उस कंडीशन के अंदर जो मजिस्ट्रेट है तो ही कैन कॉन्विक्ट हिम अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब इसमें कई अपवाद भी हैं, हम बाद में देखेंगे कि स्टेट में अगर कोई एक्यूज्ड है, उसने कोर्ट के सामने ही हैज प्लीड गिल्टी, तो क्या मजिस्ट्रेट सीधा उसको सजा सुना देगा? तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस आर देयर, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। नाउ कमिंग टू क्लॉज 4, if the accused refuses to plead or does not plead or claim to be tried, or if the accused is not convicted under subsection 3, सारी कंडीशन ऊपर वाली डाल दी, उसको डिस्चार्ज भी नहीं किया, वो गिल्टी भी प्लीड नहीं कर रहा, ठीक है, और वो ट्रायल चाहता, तो उस कंडीशन में क्या होगा? Then he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case, or if the magistrate for reason to be recorded in writing so thinks fit, forthwith whether he wishes to cross-examine any, and if so, which of the witnesses for the prosecution whose evidence has been taken। अब ये थोड़ा ध्यान से समझे आप इसको, यानी कि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है, इज नॉट प्लीडिंग गिल्टी, या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किया जाने का दावा करता है, या यदि अभियुक्त को उपधारा 3 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, तो उससे अपेक्षा की जाएगी वह मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में यदि मजिस्ट्रेट उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा ठीक समझता है, तो तत्काल बताएं कि वह अभियोजन के उन साक्ष्यों से जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है किसी की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है, और यदि करना चाहता है तो किसकी। बड़ी इंपॉर्टेंट। इसका कहने का मतलब यह है क्लॉज 4 का कि केसेस विच आर इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट, उसमें प्री चार्ज एविडेंस हो गई है। प्री चार्ज एविडेंस, अब प्री चार्ज एविडेंस में एक चीज और भी है, सिंस accused is appearing before the court, तो प्री चार्ज एविडेंस विल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द accused, and equally once the pre charge evidence is conducted, then the accused or the defense have the right to cross examine the witnesses which are produced before the cross examination, before in the pre charge evidence। यानी कि प्री चार्ज एविडेंस के पहले जो विटनेसेस आएंगे उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट भी डिफेंस का रहेगा। एंड इक्वली हमारे साथी पारस जी ने पूछा था एक दिन क्वेश्चन, क्या प्री चार्ज एविडेंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली। तो प्री चार्ज एविडेंस में डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट किया जा सकता है, और जो विटनेसेस आएंगे विटनेसेस को भी मार्क किया जाएगा। अब जो लोग डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में हैं उनको तो ध्यान है कि कैसे ये मार्क किए जाते हैं, लेकिन दोज आर इन नॉट प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में जो लोग नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूं। अगर प्रोसिक्यूशन का कोई गवाह आएगा तो उनको कैसे मार्क किया जाएगा? PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3, लाइकवाइज। उसके बाद में कोई डॉक्यूमेंट हम पेश कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट हम पेश कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित किया जाएगा एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2, यानी कि एग्जिबिट प्रोसिक्यूशन 1, एग्जिबिट प्रोसिक्यूशन 2, एग्जिबिट प्रोसिक्यूशन 3, लाइकवाइज। डिफेंस का कैसे किया जाएगा? डिफेंस विटनेसेस को किया जाएगा DW1, DW2, डिफेंस विटनेस 1, डिफेंस विटनेस 2, डिफेंस विटनेस 3, ठीक है। हालांकि ये डिफेंस की स्टेज बाद में आएगी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, प्री चार्ज एविडेंस में डिफेंस विटनेसेस नहीं आते हैं, ठीक है। सिमिलरली कोई डॉक्यूमेंट है जिसको डिफेंस की तरफ से एग्जिबिट किया जाएगा तो उसको लिखा जाएगा एग्जिबिट D1, एग्जिबिट D2, एग्जिबिट D3, लाइकवाइज, ठीक है। तो साथियों अब ये हो गया। तो अब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है इसमें कि यदि अभियुक्त अभियोचन करने से इनकार करता है या अभियोचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या अभियुक्त को उपधारा 3 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह मामले की अगली सुनवाई
के प्रारंभ में यदि मजिस्ट्रेट उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा ठीक समझता है तो तत्काल बताएं कि वह अभियोजन के उन साक्ष्यों में से जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है किसी की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है, और यदि करना चाहता है तो किसकी। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। प्री चार्ज एविडेंस इज कंडक्टेड on the basis of the available material on record and including the evidences, या we can say pre-charge evidence। उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप सुना दिए गए। अब आरोप सुनाने के बाद में फिर ट्रायल की प्रक्रिया बिगिन होती है। अगेन द ट्रायल बिगिंस। अब ये सब क्लोज 4 कह रहा है, ये क्लोज 4 ये कह रहा है कि उस कंडीशन के अंदर जो डिफेंस है या एक्यूज्ड है या एक्यूज्ड का एडवोकेट, उससे पूछा जाएगा कि भाई जिन गवाहों को ऑलरेडी प्री चार्ज एविडेंस में उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, क्या उन गवाहों को दोबारा बुला करके आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं। तो ये जो क्लोज 4 यही कह रहा है कि उससे पूछा जाएगा कि भाई जो गवाह प्री चार्ज एविडेंस में हो गए और आपने उनको क्रॉस एग्जामिन भी कर लिया, बट आर यू इंटरेस्टेड कि दोबारा उनको बुलाया जाए। और उसको अगर बुलाना है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि इन गवाहों को दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि अब चार्ज फ्रेम हो गया, मैं दोबारा इनको क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूं। तो ये उसके बारे में दिया है कि अभियोजन के उन साक्ष्यों में से जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है किसी की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है, और यदि करना चाहता है तो किसकी प्रतिपरीक्षा, कौन सा गवाह है जिसे दोबारा करना चाहिए। अब नाउ वन एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। You presume that the witnesses those are examined in the pre-charge stage, और pre-charge stage के बाद में उसको आरोपित कर दिया accused को, ठीक है। अब उसके बाद में दोबारा ट्रायल शुरू हो रहा है। Now there is a possibility, अगर वो accused है, वो कहता है कि मेरे को जिन गवाहों के दोबारा बयान, जिन गवाहों के बयान pre-charge evidence में हो चुके उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्या ऐसा संभव है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया है तो दैट मीन्स एज गुड एज प्लीडिंग गिल्टी, क्योंकि प्री चार्ज एविडेंस के आधार पर एक्यूज्ड को आरोप सुनाए गए हैं, और अगर वो दोबारा एग्जामिनेशन नहीं कर रहा तो उनके स्टेटमेंट को अगर वो सही मान रहा है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं। तो एज एन एडवोकेट हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर हम डिफेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयानों का खंडन जरूरी है जिनके आधार पर आरोपित किया गया है, तो अच्छे एडवोकेट क्या करते हैं कि उन गवाहों को दोबारा बुलाते हैं और उनको रिबटल के अंदर उनका खंडन करने के लिए उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनसे दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर प्री चार्ज एविडेंस में कोई विटनेस है और वो एग्जामिन हो चुका है तो आरोप लगने के बाद में ट्रायल में उन गवाहों को बुलाना भी जरूरी है। जरूरी नहीं है, इट इज अ डिस्क्रेशन, लेकिन एक अच्छे एडवोकेट को बुलाना चाहिए क्योंकि जो आरोप उनका खंडन उनसे करवाया जाना जरूरी है। एनीवे, और एडिशनली कोई गवाह पेश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो क्लोज 4 यही कह रहा है। नाउ कमिंग टू क्लोज 5, इफ ही सेज दैट ही डज सो विश the witnesses named by him shall be recalled, यानी कि वो गवाह जो प्री चार्ज एविडेंस में करवाए जा चुके हैं उनको दोबारा रिकॉल किया जाएगा, एंड आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड द री एग्जामिनेशन। अब जैसे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के बुलाया तो प्रोसिक्यूशन ये कहेगा कि नहीं, इनको हम री एग्जामिन भी करेंगे, तो दैट इज द राइट ऑफ प्रोसिक्यूशन। चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, यानी कि ड्यूरिंग चीफ एग्जामिनेशन और द क्रॉस एग्जामिनेशन अगर इस तरह का कोई पॉइंट आता है जिसके ऊपर री एग्जामिन किया जाना जरूरी है तो प्रोसिक्यूशन उसके आधार पर उसको री एग्जामिन भी कर सकता है। तो पावर हियर गिवन टू द प्रोसिक्यूशन आल्सो कि वो उस गवाह को who has been cross examined again he can be re examined also by the prosecution. This shall also be discharged। अब ये डिस्चार्ज ये वर्ड यूज किया है इन्होंने गवाह के लिए, यानी कि गवाहों के बयान लेने के पश्चात उनको उन्मोचित कर दिया जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, या उन्मोचित वर्ड गवाह के लिए दिया हुआ है क्लॉज 5 के अंदर। नाउ कमिंग टू क्लॉज 6,
the evidence of any remaining witnesses for the prosecution. Now important. The evidence of any remaining witnesses for the prosecution shall next be taken, and after cross-examination and the re-examination, if any, they shall also be discharged. अब remaining witnesses कौन से हो गए? वो गवाह जिनको प्री चार्ज एविडेंस के पहले परीक्षित नहीं किया गया था. Now, this is the liberty given to the prosecution. Prosecution उन गवाहों को भी बुला सकता है जो गवाह पुलिस ने बयान लिए थे जब उन्होंने नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट पेश की थी, और उनके स्टेटमेंट ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड रहते हैं. नेगेटिव एफआर में भी उनके जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें भी उनके स्टेटमेंट 161 के रहते हैं. तो उस कंडीशन के अंदर इफ द प्रोसिक्यूशन फील्स एप्रोप्रिएट, क्योंकि इक्वली प्रोसिक्यूशन को भी ये साबित करना होता है अपना केस, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोसिक्यूशन है तो एडिशनल गवाह भी वो बुला सकता है, दोज हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड इन द प्री चार्ज स्टेज. प्रक्रिया क्या होगी? सेम सेक्शन 311, कॉलिंग ऑफ द और रिकॉलिंग ऑफ द विटनेसेस. तो उनको बुला करके एग्जामिन किया जा सकता है, एंड इक्वली अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द डिफेंस आल्सो कि वो उनको क्रॉस एग्जामिन करे. सो दैट इज द क्लॉज 6. नाउ कमिंग टू सेक्शन 247, evidence for the defense. Evidence for the defense. The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence, and the provision of the section 243 shall apply to the case. But very importantly, अब साथियों इसमें भी एक लिंक मिसिंग है, जो लोग प्रैक्टिस में उनको तो पता होगा. प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होने के बाद में द नेक्स्ट स्टेज comes, that is the section 313. Section 313 CRPC, that is the statement of the accused is recorded. Statement of the accused is recorded under section 313, और उसको ये बताया जाता है कि भाई जो गवाह आए हैं उन गवाहों ने विटनेसेस दे हैव टोल्ड अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ उन्होंने ये चीजें बताई हैं. ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो 313 का स्टेटमेंट आगे पढ़ेंगे हम. 313 का जो फॉर्मेट होता है, जैसे हमने चार्ज का फॉर्मेट पढ़ा था 211 में, उसी तरह का एक ये फॉर्मेट होता है 313 में भी. तो आगे हम जब 313 की चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे ये. ठीक है, तो वहां भी एक फॉर्मेट होता है जो गवाह का जो स्टेटमेंट है, तो इन द कंसाइज फॉर्म, संक्षिप्त फॉर्म में लिखा जाएगा कि गवाह PW1 ने आपके बारे में ये बोला है, PW2 ने ये बोला है. ठीक है, लाइकवाइज. अब उससे पूछा जाएगा आपको क्या कहना है, देन ही विल डिनाई, बोला नहीं गवाह ने झूठ बोला है. ठीक है, तो लाइकवाइज उसके बाद में उससे पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या ये जो बोला गया है स्वीकार है, वो कहेगा नहीं मेरे को स्वीकार नहीं है. फिर उसको एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्या कि भाई आप अपनी डिफेंस के अंदर कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं. उसमें एक कॉलम होता है, तो एक्यूज्ड उसमें कहता है कि यस मैं अपने विटनेसेस भी पेश करना चाहता हूं मेरी डिफेंस में, so that opportunity will be given. तो 313 की जब स्टेज कंप्लीट होगी उसके बाद में फिर डिफेंस एविडेंस की स्टेज शुरू होती है. तो वो अपने डिफेंस लाएगा, तो डिफेंस विटनेसेज होंगी, उनको क्रॉस एग्जामिन यहाँ कौन करेगा? अब प्रोसिक्यूशन करेगा. प्रोसिक्यूशन डिफेंस के गवाह हैं उनको वो क्रॉस एग्जामिन करेगा. और अगर एक्यूज्ड है वो खुद भी एग्जामिन होना चाहता है, then he has to move an application. एक्यूज को भी प्रिविलेज है कि एक्यूज्ड अगर अपने बयान दर्ज कराना चाहता है तो अंडर सेक्शन 315 ऑफ CRPC में he has to move an application, take the permission of the court, कि मैं खुद है वो अपने बयान देना चाहता हूं. तो इट इज लाइकवाइज. उसके बाद में डिफेंस एविडेंस शुरू होती है. पहले स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 313, एंड आफ्टर दैट evidence of the defense which is given in section 247. The accused shall then be called upon to enter upon the defense and produce his evidence, and the provision of section 243 shall apply to the case. अब 243 हमने कहा देखा, सेशन ट्रायल में जो देखा हमने, तो सेशन ट्रायल में जो अपॉर्चुनिटी उसको दी है डिफेंस की 243 में, द सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी गिवन इन द वारंट ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट आल्सो.
अब जो प्री चार्ज एविडेंस है उसको समझने के लिए आई वांट टू शेयर अ केस लॉ विद यू, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 244 टू 247 इसको केस लॉ लिख लें पहले आप। अशोक नागर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2008, वॉल्यूम 3, RLW, पेज नंबर 2330, राजस्थान। ये WLC में भी दिया है, यू कैन नोट डाउन। 2008 वॉल्यूम 6, WLC राजस्थान, पेज नंबर 680। इसमें साथियों क्या हुआ, वन कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 दैट वाज फॉरवर्डेड टू द पुलिस कंसर्निंग पुलिस स्टेशन। 156(3) में भेजा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड इंपॉर्टेंटली यू सी, धाराएं क्या थी, धाराएं थी 498A एंड 406 ऑफ IPC। अब चूंकि 156(3) में भेजा था तो द पुलिस ऑफिसर ही वाज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द FIR रजिस्टर्ड हो गई, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस ने इसमें निगेटिव रिपोर्ट फाइल कर दी। निगेटिव रिपोर्ट मींस दैट नो ऑफेंस इज मेड आउट। कंप्लेनेंट ने कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट फाइल किया। प्रोटेस्ट फाइल करने के बाद में, क्योंकि ये वुमेन एट्रोसिटी का मामला था, उसके बाद में क्या है कि कोर्ट ने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा भेजा थाने के पास में, पुलिस के पास में, कि आप इसके दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो। अब पुलिस को दोबारा भेजा तो पुलिस ने भी क्या किया कि समटाइम इट सो हैपेंस, कि वो कहावत है ना कि माइट इज राइट, अगर मैंने एक बार कुछ कर दिया तो सही है। एंड इंटरेस्टिंगली यू विल सी हियर कि पुलिस ने अगेन उसमें नेगेटिव रिपोर्ट दे दी सेकंड टाइम। देखो आप, उसके बाद में कंप्लेनेंट ने फिर कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट फाइल की। प्रोटेस्ट फाइल करने के बाद में कोर्ट ने उस केस में स्वतः ही प्रसंज्ञान ले लिया। पुलिस ने 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट की दी, उसके बावजूद भी कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया मजिस्ट्रेट ने। लेकिन मजिस्ट्रेट से गलती क्या हो गई यहाँ पर कि अब नाउ मैंने आपको चर्चा की थी कि अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो दैट ऑफेंस विल बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट केस। तो व्हाट कोर्ट हैज डन हियर, कोर्ट ने क्या किया कि कॉग्निजेंस लेने के बाद में विदाउट कंडक्टिंग द प्री चार्ज एविडेंस स्ट्रेट वे उसको चार्ज फ्रेम कर दिए एक्यूज्ड के खिलाफ। यानी कि कॉग्निजेंस लेने के बाद में उसको तलब किया एक्यूज्ड को, एक्यूज्ड कोर्ट के सामने आया तो स्ट्रेट वे उसको चार्ज उसके फ्रेम कर दिया, उसको आरोपित कर दिया। यानी कि सेक्शन 498A और 406 में आरोप उस पर लगा दिए। अब इसको समझने के लिए जरूरी है कि प्री चार्ज एविडेंस क्यों जरूरी है। यानी कि निगेटिव FIR आने के बाद में भी दैट कंप्लेंट, दैट ऑफेंस विल बी ट्रीटेड एज द कंप्लेंट केस। तो यहाँ प्री चार्ज एविडेंस है, द कोर्ट ने नहीं ली और सीधा उसके ऊपर आरोप लगा दिए। आरोप लगाने के बाद में द एक्यूज्ड ही अपीयर्ड बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने पिटीशन लगाई, रिवीजन पिटीशन, और वहां पर हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी। वो क्या है, थोड़ा ध्यान से सुने। मजिस्ट्रेट फ्रेमिंग द चार्ज without taking the pre-charge evidence, order is contrary to the requirement of the section. Order is contrary to the requirement of the section 244. Order is set aside. Which order? Order of the magistrate taking the framing the charge. Case is remanded for taking the pre-charge evidence. Case is remanded, उसको वापस रिमांड किया और न्यायालय को आदेशित किया सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि वो उसमें प्री चार्ज एविडेंस रिकॉर्ड करे। तो कहने का मतलब साथियों कि इसको जो इन्होंने अलग इसका जो बनाया है प्रोसीडिंग है ट्रायल की,
that is section 244 to 247, the case is instituted otherwise than on the police report. तो इसकी प्रोसीडिंग थोड़ी अलग है जो हमने पार्ट ए में देखा है, द केसेज विच आर इंस्टीट्यूटेड बाय ऑन द पुलिस रिपोर्ट. अब आगे जो सी पार्ट है, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, यानी कि ट्रायल का कंक्लूजन कैसे होगा. नाउ बोथ द केसेज विच वी हैव डिस्कस्ड इन द पार्ट ए एंड द पार्ट बी, दोनों की प्रोसीडिंग डिफेंस एविडेंस होने के बाद में कॉमन हो जाती है, यानी कि ट्रायल की जो प्रोसीडिंग वो कॉमन हो जाती है इनकी बाद में, कब? डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद. एंड दैट इज गिवन इन द पार्ट सी, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल. इन दैट वी कैन सी सेक्शन 248, एक्विटल और कॉन्विक्शन. चार्ज के पहले अगर चार्ज बनना नहीं पाया जाता तो डिस्चार्ज होगा. एविडेंस आने के बाद में अगर कोर्ट को लगेगा कि इस एविडेंस के आधार पे दैट पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड, तो उसको एक्विटल किया जाएगा. अब यह टर्म चेंज हो गई. एविडेंस आने के बाद में अगर उसको बरी किया जाता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्विटल. चार्ज के पहले था डिस्चार्ज. और कॉन्विक्शन, अगर उसके आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट सफिशिएंट मटेरियल इज देयर, तो कोर्ट कैन कॉन्विक्ट हिम. तो सेक्शन 248 कह रहा है कॉन्विक्शन का. नाउ सेक्शन 249, एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट. अगर कोई कंप्लेनेंट एब्सेंट होता है तो देन व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय द कोर्ट. एंड सेक्शन 250, कंपनसेशन फॉर द एक्यूजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, यानी कि कोई मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन, झूठा मुकदमा करता है, कोई मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है, तो हाउ द विक्टिम विल बी कंपनसेटेड. So that is given in section 250. So this was discussed by my learned friend Shri Rajkumar ji. So need not to repeat it. तो थोड़ा टाइम इसमें साथियों लिया, but this was very important to know you कि how the court proceedings are carried out. कई बार क्या होता है कि sometimes the advocates, those are having the considerable experience before the court, तो उनसे भी कई बार इस तरह की गलती हो जाती है. कई हमने तो देखा इसमें कि मजिस्ट्रेट साहब से कोर्ट से भी गलती हो गई कि प्री चार्ज एविडेंस उन्होंने नहीं ली. तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि केसेज विच आर इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट, तो उनकी प्रोसीडिंग क्या होगी. तो सिंस इट वाज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने ऐड ऑन किया इसके अंदर और डिफरेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपके साथ में मैंने शेयर किया. तो नाउ सिंस टाइम इज ओवर, टाइमर हैज इंडिकेटेड मी, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. ओवर टू उमेश सर. थैंक यू वर्मा सर. मतलब आज का जो ये लेसन है, ये ऐसा लेसन सर ने लिया है कि 13 साल तो मुझे हो गए, 13 साल से ज्यादा हो गए, 2007 से लेके 2020-21 और इवन 6.5 साल एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो गए. पर ये टॉपिक कहीं ना कहीं सिर दर्द देता था. तो थैंक यू वर्मा सर, यू एक्सप्लेन इन वेरी गुड मैनर. अब मेरा भी एक प्रश्न है, लेकिन मेरे प्रश्न से पहले हमारे पास लगभग 8 मिनट और है, तो मैं हमारे साथियों में से आमंत्रित करना चाहूंगा, जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज वो पूछ सकते हैं. आज के इस टॉपिक कोई है? हेलो, प्लीज. इसमें मेरी तरफ से एक एड ऑन और कर दूं कि ये पुलिस रिपोर्ट से भी संस्थित मामले ही एक ऐसे होते हैं जिसमें किसी गवाह की कम से कम 3 बार और अधिकतम 5 बार एविडेंस होती है. यही वो मैटर होते हैं जिसमें कम से कम 3 बार और मैक्सिमम 5 बार उसकी एविडेंस होती है. फर्स्ट 161 में पुलिस लेती है, उसके बाद फिर जैसे कोर्ट में आती है तो 202 में न्यायालय उसे ले लेता है. प्रसंज्ञान लेने के बाद अगर वापस उसे फिर भेज देती है, जैसे सर ने अभी उदाहरण दिया था, तो वहां पुलिस जो है फिर उससे पूछताछ करती है. फिर वापस यहाँ आते थे, प्री चार्ज एविडेंस फिर उसकी होती है, और फिर जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो वापस बुलाया जाता है, तो मिनिमम जो है वो उसी गवाह की 3 बार और मैक्सिमम 5 बार उसकी एविडेंस हो सकती है. वो यही एक मैटर है, इसके अलावा कोई दूसरे मैटर नहीं जो पुलिस जो रिपोर्ट है उससे भिन्न है.
Thank you, sir. How to make this, sir? हाँ सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। ये जीस निकाल के बताया राजकुमार जी ने। अब मेरा एक प्रश्न है सर, एक नहीं मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि आपने बहुत अच्छे बताए, 3 तरीके बताए कंप्लेंट के, तीनों तरीके प्रसंज्ञान के बाद जाके मिल जाते हैं। अब सर पहला प्रश्न है, प्रसंज्ञान लेते ही कोर्ट 204 का प्रोसेस करेगी और मुलजिम को बुलाएगी, तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि यदि एफआर पेश की, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट पर प्रसंज्ञान हुआ, वहां हिदायत पैरवी अभियोजन को दे दी, क्या उससे पहले अभियुक्त को कोर्ट बुलाएगी क्या? या फिर ऐसा भी आदेश देती है कि साक्ष्य सूची पेश करें? तो कई बार हमको कोर्ट कहती रहती है साक्ष्य सूची पेश करें, तो अभियुक्त उससे पहले आ चुका होता है क्या? वैसे मेरी राय में तो आ चुका होता है शायद। नहीं उमेश जी, मैं आप एड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, द फर्स्ट स्टेज बिफोर द कोर्ट ऑफ इफेक्टिव प्रोसीडिंग इज द कॉग्निजेंस। When any documents are submitted before the court, either on the police report or on the basis of the complaint, तो पहली इफेक्टिव प्रोसीडिंग ये होगी कि कॉग्निजेंस, पहली बात तो मैं बता दूं, हमेशा एक्यूज्ड के एब्सेंस में ही लिया जाता है, क्योंकि व्हाट एवर द अवेलेबल रिकॉर्ड इज देयर बिफोर द कोर्ट, अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई है तो कोर्ट उसमें प्रसंज्ञान ले लेगा, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट है। अब जो आपने जो इशू बताया कि इन मेनी केसेज आई हैव सीन कि कोर्ट जब प्रसंज्ञान लेता है तो प्रसंज्ञान लेने का मतलब यह है कि कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट प्राइमा फेसी सम ऑफेंस हैज बीन मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो वहां पर वो कोर्ट उसको ट्रीट करता है एज द प्रोसिक्यूशन केस। तो कई को मजिस्ट्रेट हैं वो साइलेंट रहते हैं इसके बारे में, कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन कई मजिस्ट्रेट हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि ये प्रकरण दर्ज हो और इसकी पैरवी है, उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है या एपीपी है, ठीक है, वो इसमें पैरवी करे, और जो प्रोसिक्यूशन अफसर है वो सूची गवान पेश करे और अभियुक्त को तलब करने के लिए सम्मन या वारंट जारी हो। तो प्रसंज्ञान लेते ही डिसाइड हो जाता है कि वो पैरवी किसकी तरफ से की जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज आपने बताया कि इश्यू ऑफ प्रोसेस, इश्यू ऑफ प्रोसेस के लिए कंडीशन मैंडेटरी है कि वो जो सम्मन तलवाने पेश होंगे उसके साथ में लिस्ट ऑफ विटनेसेस इज आल्सो मैंडेटरी। उसके बाद में एक्यूज्ड अपीयर होगा। तो कहने का मतलब प्रसंज्ञान तो पहले ही हो चुका उसका, अब उसके लिए तो स्टेज तब आएगी जब वो चार्ज को फेस करेगा, और चार्ज को फेस करने के लिए अगर कंप्लेंट केस है तो प्री चार्ज एविडेंस होगी उसकी, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, और प्री चार्ज एविडेंस के आधार पर चार्ज आर्गुमेंट्स विल बी देयर एंड द चार्ज विल बी प्रोनाउंस्ड अकॉर्डिंगली। हाँ बताएं उमेश जी। सर ठीक है, थैंक यू। मतलब क्लियर ये चाहता हूँ कि पहले प्रोसेस इशू हो गया, मुलजिम का तो आना जरूरी है, फिर साक्ष्य सूची ऑर्डर तो साथ साथ पास कर दिया, साक्ष्य सूची फिर पेश कर दी, पर मुलजिम का आना जरूरी है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है 420, 67, 71 पर पहले कंप्लेंट हुई, 156(3) में भी भेज दिया और एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई, पुलिस ने एफआईआर पेश कर दी, नेगेटिव रिपोर्ट पेश कर दी। अब कोर्ट के समक्ष प्रोटेस्ट हुई, प्रोटेस्ट में कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया, तो यहाँ पर सम्मन से कोर्ट तलब करेगी या बेलेबल वारंट से करेगी या नॉन बेलेबल वारंट से, जबकि अपराध नॉन बेलेबल है। तो उस स्थिति में जैसे ही मुलजिम को तलब किया तो वहां पर वो नॉन बेलेबल से कर देती है कई बार, या फिर बेलेबल से ही करना चाहिए क्योंकि पुलिस ने एफआईआर पेश कर दी, कोर्ट के नजर में प्रसंज्ञान हो गया अपराध का। इसका मतलब क्या एक्यूज आके बेल कराएगा, और यदि वो बेल कराता है तो प्रोसिक्यूशन का रोल कब शुरू होगा? क्या उससे पहले साक्ष्य सूची पेश कर दे या बाद में पेश करें? ये प्रश्न था मेरा। देखो उमेश जी, आपका सही प्रश्न है ये। प्रोसिक्यूशन का रोल अगर किसी मुकदमे में अगर प्रसंज्ञान लेती है कोर्ट, उसी समय शुरू हो जाता है। यानी कि कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये मान लिया कि ऑफेंस इज मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड,
और कोर्ट कहेगी कि इन धाराओं में इस अभियुक्त के विरुद्ध ये प्रसंज्ञान लिया जाता है, देन देयर द ड्यूटी बिगिंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। कई अधिकारी हैं जो अपने जो प्रसंज्ञान आदेश में उसमें ही मेंशन कर देते हैं ये, ठीक है, कि भाई पैरवी है ये एपीपी के द्वारा की जाएगी, और वो एपीपी को हिदायत भी देते हैं कि वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस पेश करें, सूची गवाह पेश करें, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि विक्टिम तो आता ही आता है, टच में तो रहता ही ना विक्टिम, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, प्रोसेस इश्यू होगा। मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा मेरा हूँ। प्रश्न हिदायत पैरवी भी तो मुलजिम को बुलाने पर है, हिदायत पैरवी के साथ साथ मुलजिम को तलब भी कर रहा है, वहां वो प्रसंज्ञान नॉन अवेलेबल ऑफेंस में ले रहा है 67 में, फिर वहां मुलजिम को वो कहीं से तलब करेगा? हाँ, अवेलेबल वारंट या गिरफ्तारी वारंट? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सम्मन केस है वो, तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि मुलजिम को सम्मन से ही तलब किया जाएगा। अगर ये वारंट केस है तो वारंट केस के अंदर द मजिस्ट्रेट इज हैविंग द बोथ द ऑप्शन। वारंट केस में मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है कि वो मुलजिम को सम्मन से भी तलब करे और या वारंट से भी तलब करे, बोथ द ऑप्शंस आर देयर विद द मजिस्ट्रेट। लेकिन सम्मन केस में इट इज मैंडेटरी कि सम्मन केस में उसको सम्मन से ही तलब किया जाए। सर वारंट अवेलेबल होगा या नॉन अवेलेबल वारंट से? देखो ये मैं बताऊं, सुनो, अवेलेबल वारंट को कहीं पर सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, ये हम देख चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द अरेस्ट वारंट विद कंडीशन। अवेलेबल वारंट मींस व्हाट? दैट इज द अरेस्ट वारंट विद सर्टेन कंडीशन, और वो कंडीशन अगर उसको कंप्लाई कर देता है एक्यूज्ड तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो that is the conditional arrest warrant and that is the discretion of the court. Discretion of court means what? कि वो certain condition या bailable warrant जिसको हम यूज करते हैं टर्म में, कि वो bailable warrant इश्यू करे और या वो अरेस्ट वारंट इश्यू करे। अब उसमें कई चीजें होती है। अगर कोर्ट को कहीं भी लगता है and the court is satisfied that the accused is likely to abscond from the area, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को बेच के भागने की कोशिश कर रहा है, और कोर्ट को कहीं लगता है कोर्ट इज सेटिस्फाइड, तो उसको अरेस्ट वारंट से भी तलब कर सकती है। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है उमेश जी, कि वो अवेलेबल वारंट से तलब करे या उसको अरेस्ट वारंट से तलब करे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। उमेश, एक फारसी का शब्द आपने यूज किया है, सर फारसी शब्द यूज किया है आपने, फारसी शब्द है प्रयोग में लाया, उसका अर्थ क्या होता है? अभी कुछ बोले आप, उनको बुलाता है, लिखना भूल गया। कोर्ट खुद बुलाता है। नहीं, आपने बोला तलबी, क्या बोला? तलब? हाँ, तलब 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 यानी बुलाना। इसमें मैं थैंक यू वेरी मच सर। एक और एड ऑन कर दूं इसमें उमेश जी के लिए है कि अगर संज्ञेय अपराध में भी अगर वो जमानती वारंट से तलब करता है और न्यायालय में लाया जाता है तो वो सिर्फ तलब करने के लिए है। उसे जैसे आपने कहा ना 420, 406, 67, 68 के लिए, तो वो उसे बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी पड़ेगी, पर उसे अगर वारंट जमानती वारंट से तलब किया गया तो उसका राइट जो है वो बेल का राइट नहीं है। कोर्ट चाहे तो वहां उनके बाद भी उसे जेसी भेज सकती है। वो सिर्फ वहां कोर्ट में तलब करने तक ही उसका है कि वो उसे जमानती वारंट से सिर्फ वो न्यायालय में बुलाया जाए। उसके बाद जो प्रोसेस है वो फिर अलग स्टार्ट हो जाएगी, उसे बेल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, और उसके बाद में ये कोर्ट का राइट है कि वो उसे बेल ग्रांट करे या नहीं करे। ये चीज भी है। थैंक यू सर। थैंक यू राजकुमार जी। मैं ये आंसर भी चाह रहा था क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकली आया भी था। अब जैसा कि हम देख रहे हैं चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, मन नहीं कर रहा पर समय हमको बांध रहा है, तो 7:18 हो रही है। क्योंकि टाइमर का रोल भी आज मैं ही कर रहा हूँ। कल से मेरा वीर विक्रम से आग्रह है कि इस वीक वो टाइमर रहेंगे। तो आज रेसेस टाइम है 7:21 पर हम फिर मिलेंगे। उमेश सर प्रिविलेज, अनुरुद्ध का हाथ खड़ा हुआ है, अनुरुद्ध कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक बार उनको दे दे थोड़ा। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर।
एक क्वेश्चन था सर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये सर, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, अगर सर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद कोर्ट जो है एविडेंस लेती है प्रोसिक्यूशन का और डिफेंस का, अब सर इस टाइम पे अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा चार्ज एविडेंस को देखने के बाद कि कोई ऐसा चार्ज था जिसको हमने मिस आउट कर दिया 240 के अंदर या उससे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के अंदर, तो सर क्या वो उस टाइम पे एविडेंस के टाइम पे नया चार्ज ऐड ऑन कर सकती है या नहीं कर सकती? हाँ अनिरुद्ध, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 319 के अंदर, आगे पढ़ेंगे 319 के अंदर कि एडिशनल चार्ज कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। तो आगे चर्चा करेंगे, 319 में दिया हुआ है। उमेश सर। हेलो। हाँ उमेश। हाँ सर, वैसे वर्मा सर ने बता दिया 319 में तो जैसे एविडेंस आती है, लगता है कोई मुलजिम बन रहा है या कोई धारा जोड़नी है, तो मुलजिम के लिए 319 लगा सकते हैं। बाकी सेक्शन 216 सीआरपीसी वो क्लियर कहते हैं निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय हमको लगता है कि चार्ज अमेंड हो, और 319 के प्रोसेस भी इसमें है। दोनों चीजों के लिए चार्ज अमेंड की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और चार्ज अमेंड किया जा सकता है। अब यह 216 को फॉलो करना पड़ेगा। यदि चार्ज अमेंड होने के बाद लगता है कि ट्रायल दोबारा से शुरू हो, तो दोबारा से शुरू होगी, नहीं तो उसी स्तर से आगे चली जाती। इसलिए वो कोई बाधा नहीं है, उसमें हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर अनुरुद्ध? हेलो अनिरुद्ध, सुन रहे हैं आप? यस सर बिल्कुल। चलो ठीक है सर। अब 7:21 हो गए, 7:24 पर हम